Okay, oh, very good afternoon. गुड आफ्टरनून. भैया ठंडा लेना, ठंडा लो बेटा, बेटा. हाँ चालू हो गया. हाँ तो आप सबसे पहले ध्यान दो बेटा, हम एजेंसी टॉपिक पे जो एंड हो रहा है और काफ़ी मेहनत की आप लोग ने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने. मैंने तो मेहनत ही नहीं की, मैं तो ऐसे ही आ जाता हूँ. करेक्ट है. तो आप लोग ने काफ़ी मेहनत की बेटा. एजेंसी, बिलमेंट, प्लेज, और अगर मैं बोल रहा हूँ लीन, लीन के बाद सिमिलरली आपने और क्या देखा, इंडेमनिटी, गारंटी. वी आर लेफ्ट विथ सम पार्ट ऑफ एजेंसी जो ध्यान देना है और कंप्लीट करना है अच्छे से कहीं ना कहीं. हाँ बेटा, एनी क्वेरी? यार तो जो प्रॉब्लम है खड़े होके करके आ जाना यार. सुन मेरी बात, अब तुम्हारा लाइट एंड फैन एंड एसी ना वो तुम देखो, मेरे को पढ़ाने दो प्लीज़. करेक्ट है. अब मैं आपका पूरा 10 मिनट्स हो गया ना, ध्यान देना प्लीज़. मेरे को बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं चाहिए, ध्यान से. तो अब ये देखो, हमने एजेंसी पढ़ा. एजेंसी क्या होता है ये हमने देखा. एजेंसी मतलब अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अनदर पर्सन. करेक्ट है बात. हर जैसे अगर अंबानीज है, अंबानीज हर जगह नहीं डील कर सकता है. अंबानीज के बिहाफ पर कोई ना कोई उनके लिए रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज एजेंसी. यहाँ पर समझना, द टिपिकल वर्ड एजेंसी एंड एजेंट ये गलत सेंस में लिया जाता है. लोगों को लगता है एजेंट मतलब कमीशन एजेंट जो कमीशन के लिए काम करता है. ऐसा नहीं है. कल उठ के मुझे पेमेंट देना, मेरे बिहाफ पर ये जाकर देकर आ गई, शी इज़ एजेंट, आई एम प्रिंसिपल. समझे मेरी बात. तो जहाँ पेमेंट देना है उसने मुझे रिप्रेजेंट किया और यहाँ पर उसने एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट किया है. द पर्सन बीइंग रिप्रेजेंटेड इज प्रिंसिपल एंड द पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग इज एजेंट. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एजेंट. अगर आप देखते हो मर्केंटाइल एजेंट की भी बहुत सारे टाइप्स है. मर्केंटाइल एजेंट्स में सबसे पहले अगर मैं बोलता हूँ फैक्टर जो डेटर्स का कलेक्शन करते हैं, या मैं बोल रहा ऑक्शनरी जो ऑक्शन सेल कंडक्ट करता है, बैंकर्स आपके बिहाफ पे कलेक्शन करते हैं और आपके बिहाफ पर पे भी करते हैं, आपको रिप्रेजेंट करते हैं. करेक्ट है. चेक आपका है, आपके बिहाफ पे जाके कलेक्शन करेंगे और पे करेंगे. बैंकर्स के बाद मैं सिमिलरली बोल रहा हूँ डेल क्रेडे एजेंट जो बैड डेट्स की जिम्मेदारी भी लेते हैं. उसके बाद मैं बोल रहा हूँ ब्रोकर जिनका 12 महीने काम ब्रोकिंग या एजेंसी का ही है, उनका नेचर ऑफ बिजनेस ही एजेंसी है. ये हो गया आपका वेरियस टाइप्स ऑफ एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट. उसके अलावा हमने अगर एजेंट्स देखे, सब एजेंट, सब्सटीट्यूटेड एजेंट. एजेंट्स एजेंट इज सब एजेंट. एजेंट naming another agent or appointing another agent, but binding principle is subsidiary agent. There is lot of difference between sub agent and subsidiary agent. Sub agent will bind the original agent, but substituted agent will bind the principal. कहीं ना कहीं आपने देखा था. उसके बाद हमने ये देखा कि बेसिकली एजेंसी क्रिएट कैसे होता है. एजेंसी क्रिएट होने के 3 मेथड्स है, जिसमें से 2 मेथड हमने कंप्लीट कर लिया है. एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट एंड एजेंसी बाय रैटिफिकेशन. बाय वर्ड्स इट इज क्रिएटेड, इट इज एक्सप्रेस एग्रीमेंट. इट कैन बी ओरल और रिटन, एंड इफ इट इज अप्रूव्ड लेटर ऑन इट इज कॉल्ड एज रैटिफिकेशन, जो हमने पहले पढ़ा था बेटा. करेक्ट है. आज हम पढ़ेंगे एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट, जिसमें से एक पार्ट आपको बहुत इजी लगेगा, वाइफ एज अ एजेंट. भले आपको आता है या नहीं आता है, मैं एक बार पढ़ाऊंगा, ठीक है ना बात. तो इम्प्लाइड एजेंट आज हम पढ़ेंगे. सिमिलरली अगर आप देखते हो, हमने ई कॉन्ट्रैक्ट देख लिया. ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब द कॉन्ट्रैक्ट विच इज क्रिएटेड, Amazon is the best example. Offer to buy goods is given online, confirmation is given online. Everything is whereby IT or some media is used to create a contract whereby Information Technology Act 2000 is applicable, is called as e-contract. एक छोटा सा पैराग्राफ e-contract पे यहाँ पे हमने लिखा था. सिंपल बात है कहीं ना कहीं. उसके बाद प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी. प्रिंसिपल डिस्क्लोज प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कंसील्ड प्रिंसिपल है. डिस्क्लोज प्रिंसिपल है तो थर्ड पार्टी को कौन लायबल है, प्रिंसिपल. अनडिस्क्लोज है तो तब तक कौन लायबल है, एज है. बट डिस्क्लोज हो गया तो प्रिंसिपल, और कंसील्ड है तो कौन लायबल है, एज है. ये हमने पूरा पढ़ा कि डिस्क्लोज का क्या है, अनडिस्क्लोज का क्या है और कंसील्ड का क्या है. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं. करेक्ट है. एक बार मैं आपको पूरा एजेंसी टॉपिक दिखा था आपके मॉड्यूल से पढ़ना नहीं है. सिंपल बात है. एक सिर्फ साइकोलॉजिकल है. देखो वर्चुअल जब हम बनाते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि व्हाट इज द कवरेज, देयरफॉर वी ओपन अ मॉड्यूल. आप सोचते रहे सर मॉड्यूल से क्यों ओपन करके बता रहे हैं, नोट्स दिए वही पढ़ना है. बट कहीं ना कहीं व्हाट हैपेंस, द आउटसाइड स्टूडेंट आर नॉट इन टच विद अस. तो हम ओपनली बताते देखो बेटा ये यहाँ पे, अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है तो कम से कम यहाँ से तो पढ़ लो.
जिनके पास कभी कुछ नहीं होता है, कोई सिर्फ वीडियो ले पाता है, कोई सिर्फ बुक ले पाता है, कोई दोनों ले पाता है, जो नहीं ले पाते हैं या एक आधा यूट्यूब पे चला गया तो उसके पास थोड़ी ना सामने मटेरियल होता है कि बुक का ये पेज पे आ जाओ. तो व्हाट वी डू ओपन मॉड्यूल, दैट इज द रीजन. समझ में आया मेरी बात? क्यों मैंने आस्क कि सर आप मॉड्यूल क्यों पढ़ा रहे हो फिर? करेक्ट, इट इज जस्ट कि दिस इज द कवरेज. आपको जो पढ़ा है उतना ही पढ़ना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अब ये देखो, बेलर नहीं, बेली नहीं, प्लेजर प्लेजी नहीं, एजेंट, क्रिएशन, एजेंसी का मतलब ये ठीक है. एजेंसी में एक्सप्रेस एजेंसी हो गया, इम्प्लाइड बाकी है, और एजेंसी बाय रेटिफिकेशन खत्म हो गया. उसके बाद क्लासेस ऑफ एजेंट, स्पेशल एजेंट, जनरल एजेंट. उसके बाद सब एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट के पूरे टाइप्स. अब ड्यूटीज ऑफ एजेंट, एजेंट का क्या ड्यूटीज है ये बहुत सिंपल में आएगा, बताता हूँ मैं फिर भी. राइट्स ऑफ एजेंट, एजेंट्स अथॉरिटी, देन प्रिंसिपल टू थर्ड पार्टी, ये हमने पढ़ लिया है. करेक्ट है. नेम प्रिंसिपल, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल एंड कंसील्ड प्रिंसिपल. करेक्ट है. उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टी, ये थोड़ा बहुत कवर करना. एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, एजेंसी रिवोकेबल कब है, एजेंसी कब एंड होता है, और ई कॉन्ट्रैक्ट्स. समझे मेरी बात? अब सबसे पहले मैं कंप्लीट करूंगा इम्प्लाइड एजेंट, वेयर इट इज नॉट क्रिएटेड बाय वर्ड्स बट इट इज क्रिएटेड बाय द सिचुएशन एंड द सर्कमस्टेंसेस. समझाऊंगा मैं. राइट डाउन हेडिंग. एजेंसी और डैश करके लिखना है इम्प्लाइड एजेंसी. परफेक्ट. इम्प्लाइड एजेंसी, इम्प्लाइड एजेंसी, इम्प्लाइड एजेंसी. इसके कितने पार्ट है? 3. कितने पार्ट बेटा? 3. पहला पार्ट लिख दो वाइफ एज एजेंट. इसका डिटेलिंग नहीं लिखना है, सिर्फ समझना है. वाइफ एज एजेंट, इम्प्लाइड एजेंसी का पहला टाइप, नहीं चार्ट फॉर्म में नहीं, नॉर्मल. वाइफ एज एजेंट, सी इफ हस्बैंड वाइफ आर लिविंग टुगेदर, ऑब्वियसली मे और मे नॉट इन एक्सेप्शनल केसेस, कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी हो सकते हैं भाई. करेक्ट है. तो उसमें हमारे हाथ में नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ है. तो यहाँ पे समझना, इफ हस्बैंड वाइफ इज लिविंग टुगेदर एंड वाइफ इज नॉट, इज टोटली डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड, मतलब शी इज अ हाउस वाइफ, नॉट नेसेसरी हाउस वाइफ इज डिपेंडेंट, नॉट नेसेसरी, बट मेजरली द कंट्रोल इज टुवर्ड्स हस्बैंड, जो प्रैक्टिकली होता है. समझे मेरी बात? राइट रॉन्ग वो अभी हम नहीं बात करेंगे, वो अपना अपना सिनेरियोज है. ठीक है. तो अब यहाँ पे समझना कि अगर वाइफ डिपेंडेंट है तो नाउ कैन द वाइफ गो एंड टेक द गुड्स ऑन क्रेडिट? यस. कैन शी रिप्रेजेंट कि मेरे हस्बैंड ये पैसा भरने वाले हैं? यस. हस्बैंड लाइबल और नॉट लाइबल? लाइबल. सिंपल है. जो बेसिक नेसेसरीज है उसके लिए वाइफ हस्बैंड को बाइंड कर सकती है. कल उठ के 5,000 का ग्रोसरीज लेकर आ गई तो हस्बैंड लाइबल टू पे और नॉट लाइबल टू पे? लाइबल टू पे. सिंपल बात है. बट अगर हस्बैंड ने ऑलरेडी ग्रोसरीज सप्लाई कर दिया था, सफिशिएंट ग्रोसरीज एट होम, कि लाके राशन दे दिया, या उसको इतना रीइंबर्समेंट पैसे दे दिए कि भाई ये बजट है 10,000 रुपये और तुम इसमें से स्पेंड करो. समझे मेरी बात? या फिर एग्जाम्पल है कि कहीं ना कहीं सॉरी, कि कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि क्रेडिटर को या शॉपकीपर को मना कर दिया कि आई तो देना मत कुछ भी, तो अब फिर भी जाकर वाइफ जाकर क्रेडिट पे गुड्स लाती है, तो नाउ हस्बैंड लाइबल और नॉट लाइबल? नॉट लाइबल. दे आर नॉट, ही इज नॉट लाइबल. जनरली wife is agent and bind the husband to pay the money, but if husband provide the sufficient goods or if provide sufficient money, और बेसिकली अगर मैं बोल रहा हूँ कि हस्बैंड ने क्रेडिटर शॉपकीपर को मना किया फिर भी शॉपकीपर में दिया, तो अब यहाँ पे हस्बैंड लाइबल नहीं है, वाइफ को पैसे देने पड़ेंगे. या वाइफ जाकर लग्जरी गुड्स लेती है, याद करो, जाकर BMW बुक कर दिया, बोले मेरे हस्बैंड पैसा देंगे. ऐसे ऐसे क्लाइंट देखे मैंने, हाइट है क्लाइंट्स की, मैं बताता हूँ यार. एक नमूने कैसे है, बहुत रिच एक क्लाइंट है, ही इज इनटू सम मैन्युफैक्चरिंग, बहुत छोटे स्केल से बहुत बड़ा आदमी बन गया कम टाइम में, 3-4 साल में. नसीब चलता है, ठीक है, मेहनत भी उसकी है, मैं मानता हूँ. अब एक दिन BMW कार में आ गए एक जगह मिलने के लिए, बोले भाई ये तो BMW में घूम रहा है. एक साइकोलॉजी हो जाती है ना अपनी कार देख के. करेक्ट है. बोला क्या सर, बढ़िया चल रहा है जोरों में, मैं तो खुश हूँ. क्लाइंट ग्रो कर रहा है तो अपन भी ग्रो करेंगे ना, सीधी बात है ना. तो मैं तो खुश हो गया. बोले कॉन्ग्रेचुलेशन. बोले यार दिस इज़ माई बर्थडे गिफ्ट गिवन बाय माई वाइफ. बोला यार इसकी वाइफ तो हाउस वाइफ है, गिवन बाय वाइफ.
मैं बोला सर मैम तो आई गेस आपके साथ ही है ना, मतलब अलग काम तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, उसने क्या किया, 1 लाख का या 2 लाख का डाउन पेमेंट किया, बाकी ईएमआई मुझे भरना है। मतलब किस बात का गिफ्ट है भाई? ईएमआई तेरे को भरना है। अगर 50 लाख की गाड़ी है, 2 लाख रुपए उसने दे दिए, वो भी तू उसको ही देता हूँगा, और वही 2 लाख का डाउन करके ईएमआई, क्या चलता है? सो प्राउड ही वॉज फीलिंग कि भाई माई वाइफ गिफ्टेड मी BMW। बाबा जी का टिल्लू, समझे मेरी बात? सब भोपला चौक है, दिखाने की दुनिया है। मेरी बात मानो। मतलब सर यू आर सो लकी। मैं तो ऐसा सो लकी टू हैव सच, मैंने ऐसा बोल दिया, चलो मैम बहुत अच्छे है, ऐसा बोल देने का अपना क्या जा रहा है? करेक्ट है, बट उल्लू बनाने का काम है यार। अब मुझे सोचो कि अगर एक नॉर्मल आदमी है और वो जाकर BMW उसकी वाइफ बुक करके आती है, मेरे जैसे सादे लोग, करेक्ट है, सही में यार, तो अरे सच में सादा आदमी है मैं, एकदम शक्ल सूरत तो देखा है। तो मेरी बात समझो कि मेरे जैसे अगर कोई सपोज मेरी वाइफ जाके BMW बुक करके आती है, आई एम लाइबल और नॉट लाइबल? समझे मेरी बात? ये रिकॉर्डिंग में घर पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना भाई? तो अब यहाँ पर समझना कि वाइफ कैनॉट बाइंड फॉर लग्जरी, कैनॉट बाइंड फॉर गुड्स ऑलरेडी सप्लाइड, कैनॉट बाइंड इफ मनी इज प्रोवाइडेड, और कैनॉट बाइंड वेयर द क्रेडिटर इज एक्सप्रेसली मेंशन नॉट टू प्रोवाइड द गुड्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात। बट अदरवाइज शी कैन बाइंड, ये हमने देखा। अगर वो अलग रहते हैं, सेपरेट, ओके, बाय सेपरेट मतलब किसके कंसेंट से या किसकी इच्छा से? वाइफ खुद होके इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहती है, अलग रहना चाहती है, और अब वो जाके ग्रोसरीज खरीदती है, वो जाके सामान खरीदते हैं। हस्बैंड इज नॉट लाइक, बट husband forced to live her separately, and now husband is liable to provide the basic necessaries required to live the standard of living. अब उस केस में wife is forced to live separately and husband is responsible to handle her. Now in that case, if anything she buys, now husband is liable for the same. ये मुझे बताओ, इधर कोई ओरल एग्रीमेंट नहीं है। आज हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट है कि मैं तुम्हें महीने का राशन ला के दूंगा और तुमने लिया भी तो यू कैन बाइंड मी, आई गिव यू द राइट? ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं। ये इम्प्लाइड मतलब बाय लॉ है, बाय सिनेरियो है, या बाय सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस। ओरल एग्रीमेंट या रिटन एग्रीमेंट नहीं है इस चीज का, समझे मेरी बात? बाय लॉ वाइफ कैन बाइंड हस्बैंड, दिस बाइंडिंग इज क्रिएटेड नॉट बाय वर्ड्स बट बाय सिनेरियोज एंड circumstance, and therefore it is covered in implied agreement. इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाइफ एज एजेंट लिखा आपने, करेक्ट है। सेकेंड लिखो, एजेंसी ऑफ आउट ऑफ नेसेसिटी, एजेंसी आउट ऑफ नेसेसिटी, एजेंसी आउट ऑफ नेसेसिटी, नेसेसिटी, जरूरत, इमरजेंसी। एग्जाम्पल, सपोज मैं इंस्पायर पे बैठा था, इंस्पायर पे रात सर सपोज कहीं बाहर गए हुए थे, कोई आया वेंडर जिसको पेमेंट बहुत अर्जेंट देना था, 2 लाख रुपए, रात सर फ़ोन नहीं उठा रहे। उस बंदे ने क्लियर लिखा था कि आज 2 लाख रुपए नहीं मिले तो आपके ऊपर 20,000 डैमेजेस लगेगा। अब मैं सर को कांटेक्ट कर रहा हूँ, सर कांटेक्ट टेबल नहीं है, मैंने उठा के, मेरे पास 2 लाख रुपए थे, मैंने उसको दे दिया। अब मुझे बताओ, मेरे और राज सर के बीच में इस चीज के लिए कोई अंडरस्टैंडिंग थी क्या? और मैंने किसके लिए पेमेंट किया? करेक्ट है बात? अब मुझे बताओ, देयर वाज सम सिचुएशन इमरजेंसी, सो दैट टू प्रोटेक्ट एंड इन गुड सेंस आई मेड द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ राज सर। ये क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, देयर इज नो ओरल एग्रीमेंट बिटवीन मी एंड राज सर, देयर इज नो रिटन एग्रीमेंट टू मेक द पेमेंट। समझ आया? रेटिफिकेशन के आसपास है, बट सिनेरियो क्या है? इमरजेंसी। सीनेरियो क्या बेटा? जब वो आए बोले सर वो तो आया था बंदा, 2 लाख देना था, मैंने दे दिया, नहीं तो आपको 20,000। अरे बोले अच्छा होगा तूने दे दिया यार। बोले सर आपका फ़ोन ही नहीं लग रहा था, मैं कैसे कांटेक्ट करूं? बोले नहीं अच्छा होगा तूने दे दिया यार, थैंक यू, मैं तुझे शाम को दे देता हूँ। समझे मेरी बात? तो यहाँ पर ऐसा कुछ सिनेरियो आया कि कहीं ना कहीं यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन। लाइक एग्जाम्पल है कि कल उठकर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था, एक एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने एक बंदे को कार में बिठाया और हॉस्पिटल लेकर गया। अब उसके बिहाफ पे कंसेंट फॉर्म साइन किया। अब मैं बोलता नहीं, आई डोंट नो, वेट, लेट देयर पेरेंट्स एंड लेट देम कम, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अरे बोल सर कर दो ना आप लेकर आए। अब मैं उसके बिहाफ पर डॉक्टर को कंसेंट दे रहा हूँ, ट्रीट हिम एंड सेव हिम। अब समझे मेरी बात? उसके बिहाफ पे
मेरा कोई कंसेंट, और उसने मुझे बोला था क्या, किसने ऐसा लिखा है कि बोर्ड पे कि यहाँ पे चेहरे पे, अगर मुझे कुछ होता है तो तुम्हें अधिकार है कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाना, मेरे बिहाफ पे साइन करना, कहीं चेहरे पे लिखा है? बट बाय सिचुएशन एंड बाय सर्कमस्टांसेस आई हैव प्रेजेंटेड हिम इन हॉस्पिटल, represented doctor, talked to him, given direction, and that is everything for him, not for me. ये क्या हो गया बेटा? एजेंसी बाय नेसेसिटी. क्लियर हो गया बात? करेक्ट. नीचे लिखना, इसमें लिखना पड़ेगा. Some extraordinary situation, some extraordinary situation forces a person to act as agent of some other person. To act as agent of some other person. To act as agent of some other person without the authority of that person. Without the authority of that person. Without the authority of that person. बगैर पूछे. अब बोले ऐसा बाद में तो पूछने ही वाले ना. यस, रेटिफिकेशन आएगा, बट सिचुएशन क्या था, नॉर्मल या इमरजेंसी? इसलिए एजेंसी बाय नेसेसिटी है. समझे मेरी बात? करेक्ट है. अभी सब एग्जाम्पल है कि एक बार क्या हो गया, मजाक नहीं कर रहा मैं, ये तो गुस्सा आता ना. मेरे सोसाइटी में, मैंने आपको बताया रहेगा, इतने बच्चे, मतलब मैं जब बैल्कनी में आता हूँ ना, 90-100 बच्चे मेरे को गार्डन में दिखते हैं भाई. कोई पूल में है, कोई यहाँ घूम रहे हैं, कोई राइड्स खेल रहे हैं. आबादी देखो यार, मैं मजाक नहीं. आई काउंटेड 1 2 3 4, ये 5 का ग्रुप है ये, और सबका एज है ना बराबर दिखता है. वो ऐसा सर्कल के घूमते रहते, एकदम टिंगे पिंगे एक साथ रहेंगे हैं. मेरे पापा के पास ये है, मेरे पापा के पास ये है, ऐसा झगड़ा करते ना. मेरे पापा ने कल कार लाई, बोले मेरे पापा ने ट्रक. एग्जाम्पल. ऐसी बड़ी बड़ी बातें रहती ना. मैं ऐसा बैल्कनी में फुल मूवी. अब क्या हो गया, मैं अभी कैसा होता है कि हम लोग सब पूरी फैमिली है ना, मस्त है, वॉक पे निकलते रात को 9-10 बजे के आसपास. तो हम बैठे थे गार्डन में, गुड गार्डन देयर. तो हम बैठे थे आराम से. अब क्या हो गया, मम्मी मैं और मेरी वाइफ, हम तीनों बैठे गार्डन में. अब वाइफ को कुछ लेने जाना था ऊपर, वो ऊपर चले गए. मम्मी को कॉल है, मम्मी चले गए. एक आंटी साथ में से आए थे, उनसे बात कर रहे थे. बात करते करते मम्मी और वाइफ चले, मैं उधर ही हूँ और आंटी खड़े. और आंटी के पास एक बच्चा था बेटा, हाथ में. बताया था, याद रहा क्या? अब वो बच्चा, वो क्या रहता, वो उसको क्या बोलते बेटा, क्या, जो भी रहेगा. अब आंटी को भी कॉल है, मजाक नहीं, मैं इतना इरिटेटिंग सिचुएशन बता रहा हूँ. आंटी बोले बेटा 2 मिनट देखना, मैं आ रहा हूँ. मैं ये क्या, मुश्किल है भाई. आबादी. अब वो बच्चा, मैं 5 मिनट तक वो उसके पास कुछ जो ये रहेगा, क्या बोलते हैं, टॉय रहेगा, टू टर. अरे सिनेरियो समझो. अब वो बच्चा रोने लग गया जोर से, दाढ़ी वाड़ी देख के एकदम ऐसा रोने लग गया. अरे मैं रुक जा भाई, रुक जा. अब सही में कोई आने को रेडी नहीं है. वो तीनों चले गए, मेरे हाथ में बच्चा रह गया. शर्म की बात है यार. वो कहीं ना कहीं समझो. अब मैं उसको थोड़ी ना बताया मेरे को क्या करना है, रो रहा रोन दो. अरे एजेंसी बाय नेसेसिटी, अपने को संभालना पड़ेगा. अब मेरे पास कुछ बिस्किट होगा, शांत रहे भाई, शांत रहे. करेक्ट है. तो अब यहाँ पे समझो, देखो यार 5 मिनट तक सब क्यूट रहता है, बाद में सब ना सर दर्द है. समझो एक तरीके से, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट एक फैक्ट है, समझो. और उसका कौतुक बहुत होता है आजकल. बच्चों का कौतुक तो ऐसा करते हैं हम लोग, इधर इंस्टाग्राम्स पे यहाँ वहाँ पे लोग डालते हैं. एनीवेज, एवरी पेरेंट फॉर हैप्पी फॉर देयर चाइल्ड, ऑब्वियस बात है. मेरे घर में भी ऐसा ही है कि मेरे कजन्स होंगे या कोई होंगे, तो ठीक है, ये सिनेरियोज है. बट मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, कैन आई थिंक कि नहीं भाई मैं कहीं को देखूँ रोता रहेगा, ऐसा नहीं है. बाय एजेंसी बाय नेसेसिटी मेरा काम है उनके बिहाफ पे रिप्रेजेंट करके उस बच्चे को 2 मिनट संभालना. क्लियर कट बात है. अब मैं बाद में आंटी रोने लग गया था, अरे बेटा सॉरी अंकल का कॉल है. मतलब क्या सॉरी, रो रहा है 5 मिनट से, आपको समझ में नहीं आता. मैं चिल्ला दिया जोर से. आंटी बोले नहीं सॉरी लेकर गए. तो कहीं ना कहीं क्या होता है समझना, टू हैंडल दैट सिचुएशन वी हैव टू रिप्रेजेंट समवन. ये क्या हो गया, एजेंसी बाय नेसेसिटी. लिखो उसमें कंडीशंस.
क्या क्या क्राइटेरियाज है, क्या क्या कंडीशंस है, उसी में एजेंसी बाय नेसेसिटी में कंडीशंस. कंडीशन नंबर 1, इमरजेंसी. इमरजेंसी कि कोई सिनेरियो था, सिचुएशन, इमरजेंसी. कंडीशन नंबर 2, दैट देयर वाज अ नेसेसिटी टू एक्ट. जरूरत था, देयर वाज अ नेसेसिटी टू एक्ट. There was a necessity to act. Condition number 2. Condition number 3, not in position to communicate with principal. Not in position to communicate with principal. Not in position to communicate with principal. प्रिंसिपल कॉन्टैक्टेबल नहीं है और अभी आपने ऑनेस्टली एक्ट किया, कि जेन्युइनली एक्ट किया, किसी के भलाई के लिए एक्ट किया. तो 4th पॉइंट, एक्टेड ऑनेस्टली. एक्टेड ऑनेस्टली एंड इन इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल. एक्टेड ऑनेस्टली एंड इन इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के भलाई के लिए. एक्टेड ऑनेस्टली एंड इन इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल. कभी हुआ है आपके साथ ऐसे कुछ, मतलब डॉग वगैरह ऐसे आपके भरोसे छोड़ के गए? होता है ना, नहीं होता है? हाँ, क्या? ओके, एंड हाँ होता है कि नहीं होता है? कभी एजेंसी बाय नेसेसिटी नहीं आया आपकी लाइफ में? अरे जरूरी नहीं कि बच्चा हो, पेट हो, कुछ भी हो सकता है, गुड्स हो सकता है. अरे होता है ना, जैसे एग्जाम्पल है कि नेबर है, नेबर अपना कुछ वैल्यूएबल्स बाहर भूल गए और कहीं घूमने गए हुए हैं, तो आपने उठा के अपने पास रखा कि शाम को आया तो हम दे देंगे. अमेजोन से कुछ डिलीवरी आई तो फिर आपने बोला ठीक है हमें दे दो, हम दे देंगे. वो कॉन्टैक्टेबल नहीं थे, आपने डिलीवरी ले लिया. एजेंसी बाय नेसेसिटी, उनके भी पे कर दिया. बाद में उनको बताया अरे वो तुम्हारा पार्सल आया था, हमने ले लिया, तुम कॉन्टैक्टेबल नहीं थे, हमने सोचा ले लेते हैं. बोले अरे अच्छा हो गया, ले लिया आपने. एजेंसी बाय नेसेसिटी. कितने सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं यार. हाँ हाँ, सिलेंडर आ गया कि भाई आजू बाजू में रखा दिया है. हाँ हाँ, संभाल के लिया, बराबर है. कल उठ के परसों में पेपर ये कर रहा था, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, कोई एब्सेंट था, फ्रेंड एब्सेंट तो बड़ी रहे, तो फ्रेंड एब्सेंट वाले ने फ्रेंड ने संभाल के ले लिया. अब ऑन द स्पॉट पूछा नहीं, कैन आई टेक योर पेपर, यहीं से मैसेज चालू है. करेक्ट है. तो एजेंसी बाय नेसेसिटी खत्म हो गया. एंड द थर्ड टाइप ऑफ इम्प्लाइड एजेंसी, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ इम्प्लाइड एजेंसी, देखो, एजेंसी बाय एस्टॉपल. एस्टॉपल, एजेंसी बाय एस्टॉपल, ESTOPPEL, एस्टॉपल. एजेंसी बाय एस्टॉपल. ये एस्टॉपल वर्ड बहुत बार आया. एस्टॉपल मीन्स टू स्टॉप समवन फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट व्हाट ही स्टेटेड बिफोर. वाह वाह. जब मैं बोलूंगा ना एंड में आपने वाह वाह बोलना, ठीक है ना. एस्टॉपल मीन्स टू डिनाई समवन फ्रॉम व्हाट ही स्टेटेड बिफोर. क्या बोलोगे बेटा? कुछ नहीं समझा आपको, कुछ लोगों को समझा भी है, करेक्ट है, कुछ बच्चों को मालूम भी है, ठीक है. मतलब मैंने आपको ये बताया था कि कुछ रिप्रेजेंट करना या कुछ फैक्ट बोलना और बाद में आप डिनाई कर रहे हो तो डिनाई करने से रोकना, इसको हम बोलते हैं एस्टॉपल. क्या बोलते हैं बेटा? एस्टॉपल. समझे मेरी बात? अब यहाँ पे सपोज एग्जाम्पल है कि अभी जैसे मेरे पापा है, अभी हम कहीं भी हम दोनों साथ में जाते हैं ना, मज़ा आता है, बहुत अलग ही कहानी रहती है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बट एग्जाम्पल कि कहीं भी जाते हैं ना, पापा इतना चढ़ा देते हैं ना मेरे को, अरे मेरा बेटा, मतलब कुछ नहीं, घर में वैल्यू जीरो है बेटा, समझ में. बाहर तो ऐसा चढ़ाते हैं ना, भगवान आदमी है, मतलब ऐसा मेरा बेटा ही सब देखता है, बोलते हैं, सब उनकी देन है, फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है. वे बोलेंगे मेरे बेटा जो भी डिसीजन है परफेक्ट है, मेरे सारे डिसीजन यही लेता है, वो जो बोलता फाइनल में. पापा थोड़ा अकवर्ड लगता है, सामने कोई खड़े है, इतनी तारीफ सुनने की आदत डाइजेस्ट नहीं, घर पे तो गाली देते हैं. मैं ऐसा देख रहा हूँ, शर्म आती है, नो रिएक्शन, नॉट एबल टू, ऐसा लगता है कि भाई गाली दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं, समझे. तो मैं स्माइल कर रहा, अभी क्या बोले, बड़े दो बड़े बात कर रहे अपन, नहीं अंकल नमस्ते अंकल, ऐसा ऐसा टिपिकल फॉर्म में, समझे. अब क्या हो गया,
उस भरोसे पर अभी अंकल ही एक बार मिलने आ गए मेरे पास। अरे बोले कि यार तुम्हारा एक शॉप है, हमें रेंट पे चाहिए। पापा से तो बात करके फ़ायदा नहीं है, पापा तो तेरे से ही बोलते हैं हमेशा बात करने के लिए। याद रहा? करेक्ट है। मैं बोला डन अंकल, अपना एक ऑफिस है, रेंट पे देना है, मैंने ऑफिस छोड़ दिया तो आप ले लो। बोले कितना रेंट? डील कर दिया, टोकन ले लिया और पापा को बताया कि अरे बोले ऑफिस तो अपने को रखना है, मेरे लिए रखना है। बोला आपने ही बोला कि तू डिसीजन लेना। समझे? my father made a impression that my son is my agent for decision making, but he was just telling it in that other manner, and the third party believed that I will represent my father and I am authoritative to represent my father. Therefore the third party, that uncle, contracted with me and now telling that your father cannot deny because he only stated that my son look after all the decisions in the financial part. समझे मेरी बात? तो यहाँ पर अब मेरे फादर लाइबल है कि नहीं लाइबल है? लाइबल है। उन्होंने एक इंप्रेशन क्रिएट किया कि कहीं ना कहीं एक तरीके से समझना, इंप्रेशन क्रिएट किया माय सन विल लुक आफ्टर एवरी सिनेरियो and he will represent my properties and he will represent everywhere. But in reality, he was just telling or creating an impression, but third party is not at fault. He finalized it and now he is telling that आपको property rent पे देनी पड़ेगी। समझे मेरी बात? तो मेरे पापा और मेरे बीच में क्रिएट हो गया एजेंसी बाय estoppel, where my father will be principal and me will be agent, and it is only for that transaction later on he can tell कि आगे कोई भी तेरी जिम्मेदारी नहीं। समझे? और एक एग्जांपल लेता हूँ, मतलब समझा तो पहले लिखो लिखो लिखो। estoppel means the person is prevented from denying the truth. Denying the truth which he has made earlier. Person is prevented from denying the truth which he has made earlier. Which he has made earlier. Can you think of one more example? Thought of? सोच सकते हैं? हाँ बोला। क्या करके? कॉन्फ्रेंस में इम्पोर्टेंट। सुनो भाई, हाँ मैं कॉन्फ्रेंस में था और आलिया भट्ट भी थे वहाँ पे। अच्छा, मैंने बोला था बहुत कॉन्फ्रेंस होते हैं ऐसे। हाँ हाँ वेरी ट्रू, ऐसा एग्जाम्पल दिया था मैंने। एग्जाम्पल ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सादा आदमी हूँ मैं, ठीक है? तो अरे सच्ची में, तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि आलिया भट्ट एंड मी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। अब आप लोगों को लगता है सर रहेंगे, मैंने एक बार बताया ऐसा कि मैं हूँ। अब एक बार क्या हो गया, एक सब मूवी लॉन्च में आलिया भट्ट भी थी, मैं भी था, आप लोग भी थे। तो अब बोले सर मिलाओ ना। बोला मैं नहीं जानता। बोले सर क्या आप मजाक कर रहे हैं, आपने ही बोला था थोड़े दिन पहले। बोले नहीं 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 ऐसा नहीं बोला। estoppel, stopping from denying the fact which I made which is not true or which I said to be true. समझे? तो वैसा एग्जाम्पल दिया, बट आई वॉन्ट मोर एग्जाम्पल फॉर एजेंसी बाय estoppel। थोड़ा और एग्जाम्पल चाहिए, थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। सोचो, बहुत सारे मैं दे सकता हूँ बट आप सोचो पहले। एजेंसी बाय estoppel। हाँ, घर रेंट पे लिया। हाँ, किसकी तरफ रहेगा, ये यूनिट्स क्या रहेगा? अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ओके, नहीं बराबर है, ठीक है ना। हाँ यूनिट्स के हिसाब से। तो फ्रॉड हो गया ना। ओके, बट नॉट, मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। आप और जो है ओनर है उनमें डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है। एजेंसी का है, एजेंसी चाहिए मुझे। आप एग्जाम्पल जो बोल रहे हो वो आपकी जगह है। और हाँ कार्तिक बोल।
हाँ हाँ, तो डायरेक्ट बायर सेलर। मैंने बोला मुझे वॉच बेचना है, वो बोलता है कि मैं खरीदूंगा, मैं बोला अब शांत बैठा हूँ। हाँ मेरा क्लास बोल दिया, मेरे को इतना अच्छा लगा 2 मिनट के लिए। हाँ कामगार आदमी, हाँ सुन, सही बोल रहा है वो। सब एक दिन ये क्लास में सामने खड़ा हो गया, मैं इधर बैठा हूँ, और कार्तिक बोलता है कि सर ने मुझे एक दिन बताया था कि सर को अपनी वॉच बेचनी। मैं ऐसा सोचा कब बोला, हाँ बताया था, अभी इज्जत रखना है। बोले किसको भी खरीदना तो मुझे बताओ, मैं बेच सकता हूँ। मैं बोला हाँ बेच सकता है, तालियां बजाओ, यही देखेगा। तो अभी आपकी सबसे कार्तिक क्या हो गया, मेरा एज है। अब मैंने बोला भाई आया स्टेज में बोल रहा है जोश जोश में बोल तो दिया भाई ने, समझे मेरी बात, बोल तो दिया है, करेक्ट है। बट अभी मैं डिनाई क्या करूँ, अरे बच्चे कुछ भी बोल सकते हैं, बच्चे मतलब ऐसा बताते हैं, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। हाइट ऑफ, मैं जब सुनता हूँ मेरे को हंसने को आता है, क्या दिमाग लगा रहे हैं, मतलब ऐसा। तो अभी कार्तिक ने बोल दिया मयूर सर को वॉच बेचना है, मैं भी स्माइल कर रहा हूँ, भाई अभी जान दो इसको, कहाँ नाराज करे, ठीक है भाई तुझे बेच, इसको राइट है। अब सदगुरु जाकर कार्तिक से वॉच खरीद रहा है, तो ही बिकम्स एजेंट बाय एस्टॉपल। कैन आई डिनाई दैट ही इज नॉट एन एजेंट? नो। क्लियर हो गया बात। अब और एक बार बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल है कि मेरे फ्रेंड के ऑफिस में बैठा था, तो वहाँ पर मिलने जाते एक दूसरे को, महीने में एक आधी बार चाय पीने चले जाते हैं, बातें होती है। तो उसके बाद फ्रेंड के ऑफिस में बैठा था, तो कोई तो मतलब नहीं क्या क्लाइंट बैठा हुआ है, और मैं जैसे एंटर किया, दोस्त कितने कमी नहीं होते बताता मैं दूंगा, और मालिक आ गए क्लाइंट के सामने, ऐसे पैर वैर पड़ने लग गया है, बताया था ना, एकदम कमीनापन। नहीं नहीं बैठो, बोला अरे भाई कोई बैठा है, वाई आर यू पुलिंग माई लेग्स? नहीं नहीं, बोले ऐसे कैसे, क्या तू ही हमारा करता धरता है। वो आके उसने उसकी सीट पे बिठा दिया, और वो सामने वाले और क्लाइंट इधर। क्लाइंट सोच में पड़ गया, ये कौन है? बोले ये जो ऑफिस जो दिख रहा है ना सर आपको, ये इसकी देन है। अब चढ़ाना था उनको, दोस्त को। एक्चुअली दोस्त का ही ऑफिस है, मेरा 1 रुपये कोई संबंध नहीं है, दोस्ती बहुत अच्छी है, डिसीजन मेकिंग में हम हेल्प, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो उसने चढ़ा दिया, बोले ये यहाँ का मालिक है, ये सिर्फ आता नहीं है, इसने सारे फंडिंग की है, इसने सारा हिसाब किताब है, ये यहाँ का है, बाद में मैं हूँ। क्लाइंट सीरियस हो गया उस बारे में। अगली बार मिला, क्या सर कैसे चल रहा प्रैक्टिस वगैरह? बोला सर कौन सा प्रैक्टिस, वो वाला कि ये वाला? नहीं वो वाला। नहीं मेरा कोई संबंध नहीं है उसमें, वो मजाक कर रहा था। मैंने क्लियर बोल दिया। अगर मैं नहीं बोलता हाँ सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अपने बड़प्पन के चक्कर में, तो वो क्या सोचेगा कि आई एम द प्रिंसिपल और माई फ्रेंड इज द एजेंट। समझे मेरी बात? तो अब कल उठकर वही ऑफिस की डील करने वो मेरे पास आ गया, मैंने डील कर दी, अब मेरा दोस्त पलट गया, वाइस वर्सा, एजेंट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एजेंट। बट ये सब क्या हो गया, जहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं बोलने से पलट ना जाए, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एजेंसी बाय एस्टॉप खत्म। ठीक है, अब आपका 3 पार्ट खत्म होता है, इसमें 2 ही लाइन लिखा आपने, ज़्यादा नहीं लिखना है। दैट इज एजेंसी बाय इम्प्लाइड और इम्प्लाइड एजेंसी। इम्प्लाइड में 3 पार्ट है। पहला पार्ट वाइफ एज अ एजेंट, एजेंसी बाय नेसेसिटी एंड एजेंसी बाय एस्टॉपल। ये क्लियर हो गया? अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, देखते हैं मॉड्यूल से लाइन से जो जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट है करना ही है अपने को। जस्ट होल्ड डाउन। अंडर एजेंट्स, राइट्स ऑफ एजेंट सिंपल है, मैं स्लाइड दिखा था आपको इमीडिएटली। थर्ड पार्टी, कंसील प्रिंसिपल्स, पर्सनल लाइबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। टर्मिनेशन ओके। हाँ राइट डाउन हेडिंग, एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट। एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट। देखो एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? एक बंदा खुद एजेंट भी है और उसका खुद का भी इन्वेस्टमेंट लगा है, उसका खुद का उस स्टॉक में लेना देना है, या उस गुड्स में उसका पैसा इन्वेस्ट हुआ है, या कुछ उसका इन्वॉल्वमेंट। लाइक एग्जाम्पल है कि मेरा एक क्लाइंट है, वो कंस्ट्रक्शन करता है, छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन करता है बेटा, 6 फ्लैट्स बनाता है, बेचता है, बनाता है, बेचता है। तो एक लैंड लिया, उसके 6 फ्लैट बनाया, एक फ्लैट को बेचते गया, साल भर में 6 फ्लैट बेचे, 60-70 लाख कमा लिया, खत्म जिंदगी। अगला साइट चालू किया, 6 फ्लैट बनाया, छोटा सब्सिडाइज फ्लैट बनाएगा, सस्ती जगह, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेगा, बेचेगा। समझे मेरी बात? अब हुआ क्या, अब मेरे पास एक क्लाइंट बैठा है जिसके पास पैसा भी है और इन्वेस्टमेंट भी है और उसको कंस्ट्रक्शन करना है, करेक्ट है? तो अब यहाँ पर दूसरा क्लाइंट जो कंस्ट्रक्शन करता है, सपोज क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, एक्स एंड वाई। वाई को पैसा लगाना है, वाई बोलता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं जगह लेता हूँ,
मैं कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर अपॉइंट करता हूँ, तू मेरे लिए फ्लैट बेच, तू मेरे लिए फ्लैट बेच, करेक्ट है, ये मेरे बिहाफ पे सेलिंग करेगा, जो मेरा क्लाइंट टू है जिसको सेलिंग का नॉलेज है। तो बोला सर एक काम करते ना, मैं बेचता भी और पैसे भी लगाता हूँ, आप लोन लेने वाले हो ना तो लोन से बेटर मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। क्लाइंट बोला बहुत बढ़िया, 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, 1 करोड़ मैं लोन लेने वाला था, 1 करोड़ मैं लगाने वाला था, 1 करोड़ मैं लगा देता हूँ, 1 करोड़ तू लगा दे, और तू मेरे बिहाफ पे 3 फ्लैट अपने कस्टडी में आ जाएंगे, 33,333,333, वो फ्लैट बिकेगा 55 लाख के आसपास, समझो मेरी बात। तो वहाँ पर समझो कि एक काम करो, 3 फ्लैट मेरा और 3 फ्लैट तेरा, ऐसे करके तू पूरे 6 फ्लैट भी बेच देना। अब ये जो एजेंट है इसका एजेंसी का भी काम है और उसका खुद का वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसका खुद का एफर्ट है, उसका खुद का पूरा काम, पूरा तामझाम है, कंस्ट्रक्ट करवा के लेना, बेचना, देखना, मार्केटिंग करना, वो खुद के फ्लैट के लिए भी करेगा और दूसरे बंदे के लिए भी करेगा। तो यहाँ पर समझना कि कहीं ना कहीं वो एजेंट इज बेसिकली एज अ प्रिंसिपल एज वेल, मतलब वो एजेंट तो है बट वो क्या है बेटा, प्रिंसिपल भी है। उसको हम क्या बोलेंगे, एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे, एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट। आई विल गिव यू मोर एग्जाम्पल, पहले एक ड्राफ्टिंग लिखो, इसमें लिखो और आएगा, एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारे आते हैं यहाँ पे। लिखो, व्हेन एजेंट वॉज अपॉइंटेड, व्हेन एजेंट वॉज अपॉइंटेड which enable him to secure benefits from principal, है ना, the agency will be called as agency coupled with interest. Will be called as agency coupled with interest. और एक एग्जाम्पल देता बेटा, और 2 एग्जाम्पल देता, थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। फैक्टर इज द बेस्ट एग्जाम्पल, जो आपके मॉड्यूल में भी लिखा है। फैक्टर याद आ रहा है? फैक्टर कौन होता है बेटा? A B C D E. A is creditor, अब B is debtor, C is debtor, D is debtor, E is debtor. B से 2 लाख रुपए आने हैं, C से 3 लाख रुपए आने हैं, D से 2 लाख रुपए आने हैं और E से 3 लाख आने हैं। सपोज ये 10 लाख रुपए के डेटर्स है। अब फैक्टर क्या करता है, ये डेटर्स को खरीद लेता है, मतलब बैलेंस शीट का एक एसेट बताया था मैंने, जो लोग रेगुलर आ रहे हैं उनको मालूम होगा बेटा। और 10 लाख रुपए इसको एडवांस देता है, सपोज 8.5 लाख, और बोलता है कि मैं खुद कलेक्शन करूंगा और मैं तुझे एडवांस दूंगा। तो इसको 2 चीज़ मिलना चाहिए, कमीशन प्लस इंटरेस्ट। इनडायरेक्टली इसकी रेम्यूनरेशन कितनी होगी, 1.5 लाख। अब फैक्टर जाकर कलेक्शन करेगा किसके बिहाफ पर, ए के बिहाफ पर। तो फैक्टर क्या हो गया, एजेंट। फैक्टर क्या हो गया बेटा, बराबर है। बट फैक्टर का खुद का भी तो पैसा ब्लॉक्ड हुआ है। कल उठ के ए बोलता है डन, बी से पैसे नहीं लेने का। अरे बोला क्यों नहीं लेने का भाई, मैंने उसके भरोसे पे तुझे लोन दिया, मेरा भी तो पैसा ब्लॉक्ड है ना। तो फैक्टर सिर्फ एजेंट है या फैक्टर इन्वेस्टर भी है? डुअल रोल प्ले कर रहा है। एज ए एजेंट वो ए को जाके प्रेजेंट करेगा, बट इंटरनली उसका भी तो पैसा ब्लॉक हुआ है। तो यहाँ पे डुअल रोल जब प्ले कर रहे हैं, डुअल रोल मतलब एज ए इन्वेस्टर प्लस एज ए एजेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट। और एक बात समझो, और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, थोड़ा सा क्या होता है क्लैरिटी आती है, समझे। और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज एशियन पेंट्स का मैं कंसाइनी हूँ, कंसाइनमेंट समझता ना अभी आपको। तो कंसाइनर कंसाइनी, एशियन पेंट दिल्ली में है, मैं पूना में हूँ, मैं कंसाइनी हूँ, मैं एशियन पेंट्स का माल बेचता हूँ। मेरे पास एक ट्रक माल रखा हुआ है मेरे गोडाउन पे, जिसका मैंने बाय रेट है कॉस्ट शीट के हिसाब से 200 रुपये, वॉट एवर द रेट इज। अब मेरे एक क्लाइंट जो यहाँ पर राजस्थान में है, ठीक है, मैं कहाँ पे हूँ बेटा, पूना में। कंसाइनी किधर है,
कन्साइनी कुठे आहे, कन्साइनर कुठे है, दिल्ली, कुछ भी बोलते हैं, हाँ सुनो, दिल्ली, कंसाइनर दिल्ली, कंसाइनी पुणे, और ये बायर है, सपोज ये राजस्थान में है, ओके, ये जो मैंने से गुड्स खरीदा है। अब इसको ना 2 ट्रक माल चाहिए। कितने ट्रक चाहिए माल चाहिए बेटा? 2 ट्रक, नहीं सॉरी, टायर नीचे, 2 ट्रक माल चाहिए। एक ट्रक मेरे पास ऑलरेडी है और एक ट्रक मैंने कंपनी को बोला कि डायरेक्टली राजस्थान भेज दो, एक ट्रक मैं यहाँ से भेजूंगा। ये 2 ट्रक का ही बिल कर रहा है, सपोज 80 लाख रुपीज ऑफ द पेंट्स। अब यहाँ पर समझना, जब ये एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ पर मैं कंपनी का माल तो बेच रहा हूँ ऐसा कंसाइनी, बट खुद का भी माल बेच रहा हूँ साथ में, तो मेरी इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है? है। तो मैं कंपनी का माल भी बेच रहा हूँ और मेरे पास का भी माल मैं बेच रहा हूँ, और तब जाकर वो पूरा तामझाम खत्म हुआ। इसको हम क्या बोलेंगे? एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। पक्का क्लियर? पक्का ना? ठीक है। अब छोटा सा टॉपिक है, लिखो नीचे। When agency is irrevocable, when agency is irrevocable, when agency is irrevocable, what do you mean by irrevocable? Not cancelable. Revocable मतलब cancelable. When agency is irrevocable मतलब नॉट कैंसिलेबल। सोचो, मैंने सपोज वो 2 क्लाइंट है, क्लाइंट 1 ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया, उसका भी पैसा लगा है, इसका भी लगा है। अब ये बोलता है मेरा तेरा कोई लेना देना नहीं है, हम अलग हो गए। बोला ऐसे कैसे? अरे मेरा एफर्ट ऑलरेडी लग चुका है, मेरा भी पैसा जा चुका है, अब तू कहाँ से पलट सकता है? अगर एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट है, मतलब एजेंट खुद का भी पैसा लगा चुका है और प्रिंसिपल भी लगा चुका है, और अब प्रिंसिपल पलट रहा है कि एजेंसी कैंसिल। कैसे क्या कैंसिल? गेटिंग माय पॉइंट? कैसे क्या कैंसिल? अब मुझे बताओ, एजेंसी रिवोकेबल और इरिवोकेबल? बिकॉज एजेंट हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड हिज मनी एज वेल। या कल उठ के मेरा एक क्लाइंट है, उसका इनकम टैक्स की हियरिंग चल रही है, मेरे क्लाइंट ने मुझे लेटर ऑफ अथॉरिटी दिया कि उसके बिहाफ पे जाकर इनकम टैक्स में रिप्रेजेंट करना, तो मैं क्या बन गया? एजेंट। माई क्लाइंट बिकम्स प्रिंसिपल। मैं जो भी बोलूंगा, मैं जो भी ऑफिसर के सामने स्टेटमेंट दूंगा, वो किसको बाइंड करेगा? अब मैंने 10-12 हियरिंग कर लिया, 13 हियरिंग कर लिया। अब क्लाइंट बोलता नहीं नहीं कैंसिल, एक काम करो तुम आगे मत प्रेजेंट करो, हम अपना देख के लेंगे। बोला भाई यहाँ तक मैंने केस को लाके रखा, काम काज आधा कर दिया, अब कैन दे कैंसिल द एजेंसी? बिकॉज ऑलरेडी द एफर्ट इज टेकन, टाइम इज इन्वेस्टेड। अब मेरा क्लाइंट पलट नहीं सकता, बोलता नहीं मैं, मेरा ऑफिसर पहचान का निकल गया, अब तुम्हें आने जाने की जरूरत नहीं है, मैं मेरा देख के लूँगा। बोला सर ऑलरेडी केस खत्म होने आ रहा है, अब ऑलरेडी नहीं भी हुआ खत्म, मैंने तो एफर्ट डाल दिया, एजेंसी कैंसिल नहीं होगा, आपको मुझे पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट है, मतलब एजेंट ने खुद ने भी पैसे लगाए, कैन ही बैक आउट? नो, प्रिंसिपल कैन नॉट बैक आउट। एजेंट ने खुद ने एफर्ट ले लिया, कैन द प्रिंसिपल बैक आउट? स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है ना, करेक्ट? तो लिखो पहला पॉइंट, एजेंसी इज कपल्ड विद इंटरेस्ट agency is coupled with interest agency is coupled with interest। तो रिवोकेबल और इरिवोकेबल कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि एजेंट ने भी खुद का एफर्ट पैसा लगा लिया है, अब प्रिंसिपल पलट नहीं सकता। सेकंड लिखना है, एजेंट हैज पार्टली एक्सरसाइज्ड हिज अथॉरिटी, एजेंट हैज partly exercised his authority, agent has partly exercised his authority। उसने ऑलरेडी काफ़ी एफर्ट, अभी हुआ था, एक डील हुआ था, मेरे माई फादर वॉज वर्किंग एज अ कमर्शियल एजेंट बिफोर, लॉन्ग टाइम बैक, ऑलमोस्ट जब उनको स्ट्रगलिंग डेज था। तो क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी जो है वो बिल्डर हमारे पहचान का था, तो हमारे फैमिली फ्रेंड को एक प्रॉपर्टी लेना था बेटा। तो पापा ने ऐसे बोले कमर्शियली मैं तुम्हारे बीच में डील करूंगा, मेरा इतना परसेंटेज होगा तो मैं इन्वॉल्व होऊंगा, और तुम्हारा मैं 3-4 लाख का फ़ायदा करके भी दूंगा। तो वो जो पहचान वाले थे बोले नहीं नहीं आप आओ, 100% आओ, फ़ायदा होगा, समझे?
अब पापा इन्वॉल्व हुए, बिल्डर के साथ 2-3 बार मीटिंग हुई, कन्वर्सेशंस हुए, समझ आया मेरी बात। अब पता नहीं वो जो फैमिली फ्रेंड बोलने के लिए करेक्ट है, वो खुद बिल्डर के पास जाके फ्लैट खरीद के निकल के आ गए। हमारे बोलने पर उस बिल्डर ने उनको कम लगाया, सम रिलेशंस और वॉट एवर मे बी द सिनेरियोस, करेक्ट है। अब एक दिन मिले, बोले क्या हुआ फ्लैट का, वो तो ले लिया हमने। बोले कब लिया? बोले वो तो डायरेक्ट ले लिया हमने, आपका तो काम। बोले तो मैंने एफर्ट लिया, उसका क्या? नहीं नहीं वो तो क्या, मतलब डील तो हमने क्रैक की। हाँ, पापा ने बिल्डर को कॉल किया फिर कि देखो तुम्हारा अगर अभी तक MOU हुआ रहेगा ना, उस बंदे ने धोखा दिया है, मेरे को पैसे का नहीं बट इंपॉर्टेंट है, ही हैज़ डन समथिंग रॉन्ग बिकॉज ऑलरेडी द एफर्ट इज टेकन, नाउ ही कैन नॉट कैंसिल माई एजेंसी। मैंने उसको इतना ऑलरेडी मैंने आना जाना किया, मीटिंग्स किया, नेगोशिएशंस किए, इतना एफर्ट तो उसने भी नहीं लिया। तो बिल्डर को वार्निंग कर दिया, उनको फ़ोन चला गया, सर आके मिल के जाओ, ये पापा के फ्रेंड ही थे, समझे मेरी बात। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो ऑलरेडी एफर्ट ले चुके हैं कैन ही बैक आउट नाउ, प्रिंसिपल कैन नॉट बैक आउट। सिमिलरली अभी एग्जाम्पल समझो, एक क्लाइंट है, उसका कुछ बैंक लोन करवाना था, मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, स्टैम्प ड्यूटीज़ भरी, बैंक को जाके प्रेजेंट किया, मेरे जेब से खर्चा हुआ, सारे बैंकर्स को मैं पार्टी के लिए लेके चला गया, एग्जाम्पल है। अब क्लाइंट ऑलमोस्ट बैंक लोन सैंक्शन ही हो रहा है, 10 करोड़ रुपए डन, एग्जाम्पल। अब मेरा खर्चा हुआ, अपने जेब से एफर्ट गया, अब क्लाइंट बोलता है नहीं लोन नहीं चाहिए। मतलब मुझे नहीं मालूम, मैंने जो खर्चा किया ना उसका पैसा चाहिए, प्लस मेरी फीस चाहिए। एजेंसी यहाँ पर टर्मिनेट नहीं होंगी, इट इज इररिवोकेबल। तो थर्ड पॉइंट लिखना, एजेंट हैज इंकर्ड पर्सनल लाइबिलिटी, एजेंट हैज इंकर्ड पर्सनल लाइबिलिटी। एजेंट हैज इंकर्ड पर्सनल लाइबिलिटी, ठीक है। मैंने बट अभी 1-2 पैराग्राफ जो है ना वो आपको सेल्फ करना है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं एंड करना चाहता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ। राइट्स ऑफ एजेंट के, राइट टू रेम्यूनरेशन, राइट टू रेम्यूनरेशन, राइट टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट्स, ये कॉमन पॉइंट्स है। मैंने PPT भी है मेरे सामने, बस एक आपको बता रहा हूँ, यू शुड नॉट बिलीव कि यानी ये छोड़ दिया सर ने, इस सबसे एक बार ऊपर ऊपर दिखाता हूँ आपको, सेल्फ हो सकता है, सेम पॉइंट्स है। राइट टू रिटेन द गुड्स, गुड्स आया, कंसाइनी के पास गुड्स आ सकते हैं ना, संभालेगा। राइट ऑफ लीन के पैसा नहीं मिला तब तो गुड्स, करेक्ट है। राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन, प्रिंसिपल के लिए जो खर्चा किया, अब मैं मुंबई गया, एक कोर्ट में हियरिंग करके आया, एग्जाम्पल क्लाइंट्स के लिए, तो मेरा आना जाना सारा खर्चा, कैन आई टेक द रीइंबर्समेंट? यस, क्योंकि मैं क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इंडेमनिफिकेशन, राइट टू कंपेंसेशन एंड राइट टू रेम्यूनरेशन, अगर एजेंट का कुछ लॉस हुआ है तो टेक द कंपेंसेशन और उसकी फीस, दैट टू राइट टू रेम्यूनरेशन। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात है, ये टॉपिक एंड हो जाता है। नॉट अदरवाइज एक आधा और पैराग्राफ है, नहीं देखना है, जितना बोला उतना ही। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी, थैंक यू।